बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज कुछ सहाफ़ियों की इनाम गनी साहब से उनके ऑफिस में मुलाकात हुई। 4-5 लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे और उनमें ज़्यादातर कॉलम निगार थे। मैं उस मुलाकात में शामिल था। सलमान आबिद साहब थे जो एक्सप्रेस में लिखते हैं। दुर्दाना साहिबा थी जो कि ट्रिब्यून में और 92 में लिखती हैं। इसके अलावा अम्मार चौधरी साहब थे जो दुनिया अखबार में लिखते हैं कॉलम, और शहजादा इरफान साहब थे, मंसूर साहब थे। तो इस तरह से एहसन साहब थे। तो ये 5-6 लोग थे और इनाम गनी साहब से हमारी मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई और कई ऐसी बातें थी जो पहली दफ़ा हमें पता चली। मिसाल के तौर पर तहरीक लब्बाइक का ऑपरेशन किस तरह से हुआ, क्यों किया, क्यों करना पड़ा, ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला कैसे हुआ, वो ख़त जो साद रिजवी साहब का था वो किसने लिखा। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई और ये ऑपरेशन क्यों करना पड़ा। और फिर ऐसे वाकया जो उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुए, कुछ उन्होंने वो भी बताया कि कहाँ से 5 बंदे उठा के ले गए और शर्त रखी कि हमें सड़क ब्लॉक करने दें वरना इनको मार देंगे। तो ये मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करता हूँ। फिर जो है वो डस्का के हवाले से कि जी आपका पहले वाला जो डस्का का इलेक्शन था वो आप फ्लॉप कैसे हो गया, आपकी स्ट्रैटेजी नाकाम क्यों हो गई। 4,500 बंदे आप हर इलेक्शन में लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस कासिम खान साहब के हवाले से उन्होंने बल्कि हल्के फुल्के अंदाज में कुछ चीज़ें डिस्कस की कि किस तरह से वो उनको बुला लेते हैं बार बार मुख्तलिफ केसेस में, वो क्या बात हुई। फिर उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से उन्होंने क्या कहा। पुलिस रिफॉर्म्स पर आखिर में बात हुई और उस पर उन्होंने बहुत तफसील से गुफ्तगू की है। तो ये सारी चीज़ें मैं मुख्तसरन आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए इनाम गनी साहब क्या सोच रहे हैं, पुलिस क्या सोच रही है और ये चीज़ों को टैकल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको चीफ जस्टिस कासिम खान साहब के हवाले से बताता हूँ। आज 11:30 बजे हमारी उनके साथ मुलाकात तय थी। जब हम 11:30 बजे वहाँ पहुँचे तो पता चला कि IG साहब जो हैं उनको चीफ जस्टिस साहब ने अचानक बुला लिया है और वो वहाँ चले गए हैं और वो थोड़ी देर में आएंगे। हम जाहिर है उनका इंतजार करने लगे तो फिर कोई 12:15 और 12:30 के दरमियान IG साहब आए और उन्होंने आकर बताया कि वो मुझे जो है वो आई एम सॉरी मैं लेट हो गया, मुझे चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने बुला लिया था और मुझे अचानक जाना पड़ा। तो हमने पूछा किस केस में बुलाया था। उन्होंने कहा बड़ा दिलचस्प केस है, वो एलीट पुलिस सेंटर जहाँ पर कायम है उस पर जो वो मतरूका वक्फ अमलाक है उसका दावा है और वो कहते हैं कि जी हमने ये जो है वो स्वैप कर लिया था। तो उसकी उन्होंने कुछ डिटेल्स बताई। और लेकिन जो असल बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, केस की तफसीलात तो मैं आपको किसी फिर दिन शेयर कर दूंगा जब इसकी हेयरिंग हो रही होगी। कल भी गालिबन इसकी हेयरिंग है, मैं चेक कर लूँगा। इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इनाम गनी साहब ये कहते हैं कि वकीलों का दोनों का कहना यह था कि IG साहब को ना बुलाया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस को मुझसे प्यार हो गया, वो मुझे बहाने से बुला लेते हैं और जो है आज भी उन्होंने बुला लिया। तो उन्होंने एक और दिलचस्प बात कही लाइटर से अंदाज में। उन्होंने कहा कि पहले तो ये होता था कि मैं किसी केस में चला जाता था और जाके कोर्ट रूम में बैठ जाता था। अब कोई भी मामला होता था, जैसे कि बेवा का केस है तो चीफ साहब बुला लेते थे कि IG साहब आए ना जरा ये बेवा का मसला हल क्यों ना, आप आए ना जरा ये क्यों नहीं हो रहा, आप आ जाए जरा ये क्यों नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि अब मैंने इसका तरीका ये ढूंढा कि मैं चला जाता हूँ और बाहर जाके खड़ा हो जाता हूँ, जब आवाज़ पड़ती है तो अंदर चला जाता हूँ। तो एक तो खैर वो उन्होंने एक हल्के फुल्के से अंदाज में चीफ जस्टिस साहब के हवाले से बात की। दूसरा उनसे सबसे पहले हमने गुफ्तगू की तहरीक लब्बैक के हवाले से। उन्होंने कहा कि जी मामला यह है कि 2 मिनिस्टर्स लेकर आए एक डॉक्यूमेंट बना के इनकी शूरा के पास, और शूरा के पास डॉक्यूमेंट लेकर आए कि जनाब ये डॉक्यूमेंट हम करारदाद के तौर पर लेकर जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, आप इसको देख लें। और उन्होंने कहा कि मैं भी उसमें शामिल था। तो उन्होंने कहा कि शूरा ने वो डॉक्यूमेंट पढ़े बगैर ही फाइल उठाकर मेज पर पटक दी और कहा कि आप इसको ले जाएं, जब तक सफीर नहीं निकाला जाएगा, प्रोडक्ट का बायकॉट नहीं होगा, तब तक आपसे बात नहीं हो सकती। तो ये रवैया था जिसके बाद जो है वो मामला खराब होना शुरू हुए। फिर उन्होंने कहा कि जब हमें फिर रियासत स्टेट ने फैसला किया कि गिरफ्तारी हो साद रिजवी साहब की, फिर गिरफ्तारी हुई तो सड़कें ब्लॉक होना शुरू गई। तो उन्होंने कहा कि 114 मकामात पर सड़कें ब्लॉक हुई और ज़्यादातर सड़कें चंद घंटों में हमने खुलवा ली थी। सिर्फ ये लाहौर वाली छोड़ दी, मुल्तान रोड का जो मसला था वो इसलिए छोड़ दिया था कि वहाँ पर मार्केट्स हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, फिर वहाँ पर जो है वो मदरसा है। तो उन तमाम चीज़ों की सेंसिटिविटी को देखते हुए सोचा कि हम इसको जो है वो ठंडे दिल के साथ, तसल्ली के साथ इस पर बातचीत करके बात को हल करते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि दमाकोट पर हमला हो गया और पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया गया। तो फिर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने पूछा कि आपने जब ये हो गया तो उसको आपने बातचीत के ज़रिए 2-4 दिन लगाकर तसल्ली से क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि आपका क्या ख्याल है कि फिर हम ये इंतज़ार करते, रियासत अपनी रेट इस्टेब्लिश करने का इंतज़ार करती और हम ये सोचते बैठ के कि जी हमारे लोग इनके पास हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं तो रियासत को फिर अपनी जो
रिट है वो इस्टेब्लिश कराना होती है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत बात है कि 27 लोग तरीके का लैबैक के जो हैं वो शहीद हुए हैं। आईजी साहब का कहना है कि 9 अफराद शहीद हुए हैं जिनके हमारे पास नाम मौजूद हैं, 9 अफराद जाँ बाक हुए हैं और हमारे दो अफराद जाँ बाक हुए हैं। तो 9 हैं, 27 गलत हैं। वो कहते हैं कि अगर 27 हैं तो आप हमें उसकी डिटेल्स शेयर कर दें, तो ऐसा नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि साद रिजवी का जो खत सामने आया था वो किसने लिखवाया, उनसे कैसे लिखवाया, तो उन्होंने कहा कि साद रिजवी का जो खत था वो उन्होंने अपने हाथ से लिखा था 100%, वो उस पर बहुत कॉन्फिडेंट थे। जबकि मेरी खबर ये थी, मैंने पहले एक वीडियो में दी भी थी कि साद के अनस जो हैं उन्होंने जो दूसरा खत है 17 अप्रैल वाला वो अनस ने लिखा था जिस पर उन्होंने दस्तखत किया। लेकिन आईजी साहब का ख्याल था कि ऐसा नहीं है, ये दोनों खतूत साद रिजवी ने अपने हाथ से लिखे थे, ऐसा नहीं है किसी और ने लिखा उसको पढ़ के उन्होंने दस्तखत कर दिया। अगरचे ये भी लीगल होता है कि कोई लिख दे उनके कहने पर और वो फिर उसको पढ़ के दस्तखत कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने अपने हाथ से ये खत लिखे थे। फिर एक वाकया उन्होंने बताया, उन्होंने कहा हसन अब्दाल में हमारे 5 पुलिस एहलकारों को उठाकर ले गए इनका जत्था और हमसे डिमांड किया कि ये सड़क जो आपने हमसे खुलवाई है ये सड़क ब्लॉक करने की इजाजत दी जाए, ये हमें ब्लॉक करवाई जाए, अदरवाइज हम इनको मार देंगे। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कोई दहशतगर्द तंजीम या कोई अगवा कार जो है वो किसी को अगवा कर लो, कहे कि इसका तावान अदा करो वरना मार देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इन पुलिस एहलकारों को मार देंगे और वरना। तो उन्होंने फिर आईजी साहब ने कहा कि वहां हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि हमने अपनी रिट को एस्टैब्लिश करना था और हमने इसको इस तरीके से हैंडल किया कि सड़क भी जो है वो नहीं ब्लॉक होने दी दोबारा और अपने अफसरान और एहलकारों को भी वापस जो है वहां से बाजियाब करवाया। और उन्होंने कहा कि उसमें से कुछ लोग शदीद जख्मी थे लेकिन उनका मोराल इतना हाई था कि एक ऑफिसर ने मुझे फ़ोन किया कि मैं वर्दी पहन के दोबारा जो है वो फील्ड में आने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा कि इस मरतबा आपने देखा कि पुलिस एहलकारों ने मार खाई, जख्मी हुए, लेकिन मोराल इतना हाई था कि वो पीछे नहीं हटे। तो ये मोराल जो है वो इसलिए हाई था कि मैंने पहले इंतजामिया से रिक्वेस्ट की थी और उस्मान बुज़दार साहब से रिक्वेस्ट की थी और सबको एतमाद ने लिया था कि अगर हम आगे खड़े हो जाएं, हम इनसे जो है वो मार खाएं या इनसे सख्ती से निपटें और फिर आप इनको छोड़ने का हुक्म दे दें तो हमारी फोर्स का फिर मोराल डाउन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जी आप पूरे इख्तियार के साथ फैसले करें, ये फैसला आपके इख्तियार में है। तो ये उन्होंने जो है वो कहा कि हमने पूरे इख्तियार के साथ इसको फैसला किया और अपनी स्ट्रैटेजी के साथ काम किया और जो इनका जो कब्जा है 114 मकामात से वो छुड़वाया। तो तहरीक लब्बैक के हवाले से कुछ और भी चीज़ें डिस्कस हुई जिसमें से ज़्यादातर मैंने आपको बता दी हैं। फिर डस्का इलेक्शन के हवाले से सवाल हुआ, बल्कि मैंने ही सवाल किया था डस्का का। मैंने उनसे कहा कि डस्का का पहला जो है वो आप इलेक्शन वो पुलिस की तरफ से अनसक्सेसफुल रहा, फायरिंग के वाकयात होते रहे और उसी बुनियाद पर फिर री इलेक्शन भी हुआ। दूसरी मरतबा आपको 4,500 5 जिलों की फोर्स लगानी पड़ी, 4,500 एहलकार और अफसरान लगाने पड़े। तो आपके पास जनरल इलेक्शन में हर इलेक्शन में तो ये मार्जिन नहीं होगा ना कि आप 4,500 बंदे जो हैं वो हर दफा लगा दिया करें हर इलेक्शन में, तो ये कैसे चलेगा। फिर इस तरह आपकी स्ट्रैटेजी कम पुलिस के साथ ही आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो मामला है जो पहली मरतबा हुआ, पहले तो उन्होंने कहा कि 450 रेंजर्स एहलकार भी थे, तो ये समझना कि पुलिस नाकाम हो गई थी, ऐसा नहीं है। रेंजर्स के भी 450 जवान तैनात हुए थे और अगर ये हमारी नाकामी है तो फिर ये सबकी नाकामी है। तो मैंने उनसे पूछा कि स्ट्रैटेजी में नाकामी क्या रही थी, इस पर तो उन्होंने ज़्यादा रोशनी नहीं डाली, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर वजाहत की। उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे पास पुलिस अवेलेबल थी और पूरा इलेक्शन सिर्फ एक हल्के में हो रहा था, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना ज़्यादा पुलिस लगाकर उसको मेक श्योर कर लिया जाए। वैसे भी हल्का हाई प्रोफाइल हो गया था, तो हम इसको मेक श्योर कर लें कि इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो इलेक्शन का इनेकाद हो जाए। तो हमने इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा पुलिस एहलकार वहाँ पर लगा दिए, वगरना अगर हमारे पास कम होते या कम लगाना चाहते तो फिर भी हम इसको इलेक्शन को पूर्ण तरीके से करवा सकते थे। डस्का इलेक्शन के हवाले से ये उनका जो है वो ख्याल था। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से हमने सवाल किया कि उस्मान बुज़दार साहब कितनी सियासी मुदाखलत करते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब अब जो है ना, जब से मैं आया हूँ 7-8 महीने हो गए हैं, सियासी मुदाखलत ना होने के बराबर रह गई है। मैं डीपीओज अपनी मर्जी का लगाता हूँ, ऑफिसर्स तमाम अपनी मर्जी का लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि जहाँ परफॉर्मेंस नहीं हो रही, परफॉर्म नहीं करना, वहाँ से फिर मैं उसको हटा सकता हूँ और उनके ऊपर भी थ्रेट रहता है, वो फिर परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं। तो आईजी साहब ने कहा कि उस्मान बुज़दार साहब से मैंने पहले ही दिन ये बात की थी कि अगर पुलिस इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगी और वो सियासी मुदाखलत नहीं होगी तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने उस्मान बुज़दार साहब से कहा था कि अगर हम देखें आज अच्छा डिलीवर करेंगे, आप पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी बनाना आपका काम है और हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें इम्प्लीमेंट करने दिया जाए।
उन्होंने कहा कि आप अच्छी पॉलिसी बनाते हैं, हम अच्छा इंप्लीमेंट करते हैं, तो अगली मरतबा आपकी फिर हुकूमत होगी और हम आपके साथ काम कर रहे होंगे, पुलिस आपके साथ काम कर रही होगी। आप अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, अच्छा का हम अच्छी इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, तो अगली मरतबा किसी और की हुकूमत होगी और हम उनके साथ भी हम काम कर रहे होंगे। तो कहते हैं कि ये हुकूमत जो है उसको हमने ये बात बावर कराई और हुकूमत हमें इंडिपेंडेंटली काम करने दे रही है। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से उन्होंने ये कहा कि वो उनकी मुदाखलत ना होने के बराबर है। ये जो है वो उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से उनका ख्याल था। पुलिस रिफॉर्म्स जो हैं उस पर उन्होंने बहुत तफसील से बात की। उन्होंने कहा कि जो पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में समझा जाता है कि जी अगर जो कवानीन हैं वो नए लेकर आए जाएं और नया सेटअप लाया जाए, इससे पुलिस बेहतर होगी। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस रिफॉर्म्स इज ऑल अबाउट आईटी। उन्होंने कहा आईटी जो है वो अगर हम सारा चीज़ें कंप्यूटराइज कर देते हैं, डेटा तक हमें एक्सेस होती है, हमें पता होता है, सबका रिकॉर्ड मौजूद होता है और क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड होता है, हर चीज़ होती है और फिर उसको हम ट्रैक कर पा रहे होते हैं कहीं से भी बैठ के। मैं यहाँ से बैठ के उसको ट्रैक कर पा रहा होता हूँ कि किस थाने में क्या हुआ है। तो इससे ये रिफॉर्म्स आएंगी, इससे ये बेहतरी आएगी, वरना नए कवानीन लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कवानीन इतने ज़्यादा बने हुए हैं कि वो काफ़ी हैं। तो ये उनका रिफॉर्म्स के बाद से ख्याल था। फिर उन्होंने कहा कि रिवॉर्ड सिस्टम मैंने मुतारिफ करवाया है कि अफसरान को, यानी कि अगर कहीं पर कोई क्रिमिनल पकड़ा गया है तो पकड़े जाने पर अब इनाम नहीं मिलेगा, इनाम मिलेगा उससे कॉन्विक्ट होने पर। पकड़ा गया, छूट गया, इनाम मिल गया, क्या फायदा? कॉन्विक्ट होगा, उसको कॉन्विक्ट कराने पर इनाम मिलेगा और इनाम डीपीओ को नहीं मिलेगा, इनाम जो है वो तफ्तीशी को मिलेगा कि जिसने पूरे तरीके अच्छे तरीके से जाके कन्विक्शन करवाई है। तो ये रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो लेकर आ रहे हैं उसके लिए, पुलिस अफसरान के लिए, तफ्तीशियों के लिए। रिसोर्सेज की वो बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारे पास, पुलिस के पास रिसोर्सेज बहुत कम है। मिसाल वो दे रहे थे कि जैसे कल खुशाब का इलेक्शन है तो वहाँ पर पुलिस मूव करनी है, अब उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे फंड जारी नहीं हुए, हमने मांगे, बहुत जोर लगाया तो उन्होंने कहा कि आप अपने पास से खर्च कर लें और फिर आपको बाद में जारी कर दिए जाएंगे। तो अब हम उसको वेलफेयर फंड से खर्च करेंगे और फिर हमें बाद में पैसे मिलेंगे। परसेप्शन की उनसे बात हो रही थी कि पुलिस के बारे में परसेप्शन ये है कि ये करप्ट हैं और ये वो चीज़ें। उन्होंने कहा कि परसेप्शन दो तरह के हैं, एक ये कि ये बहुत करप्ट है, दूसरा ये कि ये इनसे लोग डरते हैं। जैसे वो कहते हैं कि डॉक्टर का परसेप्शन बन गया कि इंसानियत की खिदमत करता है, हालांकि नहीं भी करते, लेकिन इंसानियत की खिदमत को हमने जोड़ दिया है डॉक्टर के साथ। इसी तरह से पुलिस को डराने वाले परसेप्शन डराने वाला परसेप्शन बना दिया। यहाँ तक कहता है कि बच्चा, माँ भी बच्चे को सुलाती है और कहती है सो जाओ वरना पुलिस को पकड़ा दूंगी, पुलिस आके पकड़ के ले जाएगी। तो वो कहते हैं कि बल्कि जो है ना वो आईजी के बारे में वो एक मुहावरा बना हुआ है कि जी फलां तो बदमाशों का आईजी है। तो वो कहते हैं इस तरह के जुमले जो हैं वो एसोसिएट किए हुए हैं पुलिस फोर्स के साथ। तो परसेप्शन वाकई तब्दील होने की ज़रूरत है। इसके लिए हम यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, उनको ऑफर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं कि वो आए इंटर्नशिप करें हमारे साथ, हम यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देने का सिलसिला शुरू करें ताकि ये परसेप्शन तब्दील हो। फिर उन्होंने कहा कि जो 40 साल पहले शख्स भर्ती हुआ था अब 60 साल का है, अभी भी वो हम उसको बाहर फेंक नहीं सकते। इस वक्त 2.25 लाख पुलिस एहलकार यूनिफॉर्म में हैं और कुल मिलाकर 2.25 लाख पुलिस के डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें उठाकर बाहर नहीं फेंक सकते। लेकिन जो नई रिक्रूटमेंट हो रही है वो ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उससे आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज आ रहा है ताकि परसेप्शन भी बेहतर हो और चीज़ें जो है वो ठीक हों। तो इस हवाले से आखिरी सवाल मैंने ही उनसे दोबारा किया। मैंने उनसे पूछा कि आखिरी बात मुझे ये बताएं कि यहाँ पर इस पोस्ट के ऊपर स्टे करने का फॉर्मूला आपने क्या ढूंढा है, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा टिकता नहीं है। तो इस पर वो मुस्कुराए, हंसने लगे और फिर वो कहते कि जी बात यह है कि मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मेरे बड़े भाई भी पुलिस फोर्स में है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि पहले तो मैं ये रिलेक्टेंट था चार्ज लेने में क्योंकि शोएब दस्तगीर के साथ बड़े अच्छे मरासिम थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं चार्ज लेंगे तो क्या उनको मिलेगा, वो उनको हटाया नहीं जाएगा, तो आपको अगर असाइनमेंट मिल रही है तो आपको ये चार्ज लेना चाहिए। दूसरा उन्होंने अपने बेटे की मिसाल दी। उन्होंने मेरा बेटा कानून पढ़ रहा है, तो उसने कहा कि देखें आप मैक्सिमम जो आपकी फोर्स है, जो आपका पोस्ट है पुलिस फोर्स में, उस पोस्ट पर आप पहुँच गए हैं, यानी आप पहुंच गए हैं आईजी की पोस्ट पर, इससे ऊपर पुलिस में कोई पोस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपने अपना मैक्सिमम ले लिया, अब आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अपने इस पीरियड को लंबा करने के लिए कुछ और किस्म की टैक्टिक्स या लॉबिंग करने की जरूरत नहीं है। और मैं ज़हनी तौर पर तैयार होता हूँ, मैं अपना काम इसी तरह से कर रहा हूँ मैं कि अगर मुझे यहाँ से हटा भी दिया जाएगा तो कोई मसला नहीं है। तो इस पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए लॉबिंग करना और उसके लिए फिर चीज़ों को ख़राब करना, ये मेरा मतमा नज़र और नुक्ता नज़र नहीं है और ना मैं ऐसा करूँगा और ना मैं ऐसा कर रहा हूँ।
अगरचे मैंने उनसे एक और सवाल भी किया, मैंने कहा कि आपके ख्याल में जो पहले आप जो है वो जल्दी जल्दी हटा दिए गए और अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके, तो उन्होंने क्या ऐसी गलतियां की थी जो आप सीखते हुए अब नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा इसका मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या गलतियां की थी, और मैं अपना बता सकता हूं कि मैं क्या चीज़ें कर रहा हूं। तो आईजी साहब ने एक बड़ी खुशगवार शख्सियत हैं, बड़े हंसते मुस्कुराते हुए सारी चीज़ें उन्होंने जो हैं वो डिस्कस की, जो मैंने भी आपके सामने रखी हैं। तो ऐसा लगता है कि पुलिस में बेहतरी की ख्वाहिश है, लेकिन जाहिर है कई जगहों पर हाथ बंधे होते हैं, सिस्टम इस तरह का हो गया होता है कि उसको ठीक करना बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इनाम गनी साहब जो हैं वो होपफुल है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।